देखो तभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं शिफ्ट प्रोड्यूस बाई पैरेलल स्लैब। तो एक पैरेलल स्लैब मैंने ऐसे बना दिया और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रख दिया। इस स्लैब का थिकनेस टी के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो स्लैब है ये कितना, अगर इधर तुम्हारी आंखें हो, हम पैराक्सिल रेस की बात कर रहे हैं, इधर तुम्हारी आंखें हो, तुम्हें ये जानना है कि जब रेज इस पे रिफ्रैक्ट होगी, फिर रेज इस पे रिफ्रैक्ट होगी, फिर आंख पे पड़ेगी, तो इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद जो इमेज बनेगा, मतलब इस रिफ्रैक्टेड रेज से जो इमेज बनेगा वो मान लो यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, क्योंकि एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस वाली होगी जो ऐसे चलेगी। तो मान लो रेज, सपोज कर इमेज यहां बन रहा है, इससे इमेज यहां बन रहा है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट प्रोड्यूस बाई दिस पैरेलल स्लैब। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे भी यहां पे भी। तो यहां लिखेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो इधर एयर है तो आगे वाला म्यू2 दैट इज म्यू2 अपॉन भी 1 माइनस मी1 इधर वाला दैट इज एयर एंड डिवाइड बाय यू, ये दूरी है, मान लो ये दूरी x के बराबर है, तो लिख लिया माइनस एक्स इज इक्वल टू म्यू2 माइनस मी1 डिवाइड बाय आर, इनफाइनाइट है, पैरेलल स्लैब है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। इससे v1 की जो वैल्यू आएगी, v1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस म्यू एक्स। माइनस म्यू एक्स, माइनस साइन बता रहा है कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो म्यू एक्स दूरी पीछे बनेगा, और वो वाला इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं इस सर्कल लाऊंगा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, तो आगे वाला म्यू2 कहलाएगा दैट इज एयर, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, 1 अपान फाइनल इमेज माइनस म्यू2 अपान भी माइनस म्यू1, और इसके इधर वाला म्यू1 कहलाएगा और वो म्यू के बराबर है, डिवाइड बाई यू। यू यहां से दूरी होगी किसकी, इसके इमेज की, क्यों, इसका जो इमेज होगा इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, तो इससे कितना दूरी पीछे है वो, म्यू एक्स दूरी पीछे, माइनस साइन बता रहा म्यू एक्स दूरी पीछे और ये दूरी टी है, तो यहां से कितना दूरी पीछे होगा वो, तो म्यू एक्स प्लस टी दूरी पीछे होगा। देखो माइनस साइन बता रहा है कि इस सरफेस के इधर होगा, मतलब जो पैरेलल स्लैब है तो ये दूरी होगी म्यू एक्स के बराबर और ये दूरी है टी के बराबर। तो इस सरफेस से जो इमेज इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ये होगा, और कितना दूरी पीछे है म्यू एक्स प्लस टी, अब इधर है इसलिए माइनस, तुम लिखोगे माइनस म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इनफाइनाइट। तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज दो तो बनेगा माइनस साइन म्यू एक्स प्लस टी अपान म्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू। मतलब यहां से जो इमेज बनेगा, यहां से जो इमेज बनेगा उसकी दूरी होगी, फाइनल इमेज की दूरी माइनस साइन है ना, एक्स प्लस टी अपान म्यू होगी, जबकि ऑब्जेक्ट की दूरी इस सरफेस से एक्चुअल में देखो कितनी है, एक्चुअल में देखो कितनी दूरी, ये दूरी x है ये t है, तो यहां से दूरी है x प्लस टी, और ये है यहां से दूरी है x प्लस टी अपान म्यू। तो पीछे कितना शिफ्ट आया और म्यू 1 से ज्यादा है ना, तो कंफर्म है कि ये दूरी कम आएगी, ये दूरी कम आएगी, और ये दूरी x प्लस टी है। तो कितना दूरी आगे शिफ्ट हो गया, जब इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो मैं शिफ्ट को क्या बोलूंगा, द शिफ्ट इज x प्लस टी, माइनस आप इसे घटा दो तो माइनस एक्स माइनस टी अपान म्यू, तो एक्स एक्स कटेगा, यहां से टी कॉमन आएगा, 1 माइनस 1 अपान म्यू, दिस इज शिफ्ट। तो किसी पैरेलल स्लैब से जो शिफ्ट होता है दिस इज टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान म्यू होता है। इसे कॉपी कर लो और इसको याद रखेंगे, इसे कॉपी करो, इसको ज्यादा बेटर होगा कि ज्यादा अच्छा से रे डायग्राम बना लें, क्योंकि जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें रे डायग्राम की जरूरत होती है। तो मैंने क्या किया, यहां से एक रेस दिखाई ऐसा, फिर मैं यहीं पे नॉर्मल दिखाऊंगा,
फिर रेज नॉर्मल तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर जब यहां पे आएगी तो रेज नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन जो भी हो, ये रेज पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि ये मीडियम और ये मीडियम सेम है। तो अगर मीडियम सेम है, अब पैरेलल से रिफ्रैक्शन है, तो फिर ये रेज पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी तो इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं ऐसे, इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, देखो तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज यहां पे ये रेज ऐसे गई थी, फिर यहां पर रिफ्रैक्ट हुई थी, फिर ऐसे अवे चली गई थी, और पीछे बढ़ाने पे इमेज यहां बना। तो दिस इज शिफ्ट, ये शिफ्ट है। और इस शिफ्ट की जो वैल्यू है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस शिफ्ट की जो वैल्यू है दिस इज टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान म्यू होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे इस शिफ्ट पे दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ रेज लिखेंगे। शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना कि जो भी शिफ्ट होगा वो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में होगा। टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान म्यू। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज यहां बनेगा, और ये जो शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू इतनी होती है। शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो हम जाएंगे ऐसे दिखाएंगे, मतलब इसका मतलब नहीं कि ऐसे बनेगी। इंसिडेंट रेस ऐसे जा रही है, तो इंसिडेंट रेस भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे। तो ये फाइनल रेस इनका इंटरसेक्शन यहां बन रहा है। तो शिफ्ट जो है वो इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में यहां पे है, इधर शिफ्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू इतनी होगी। एक और बात, दिस म्यू इज, ठीक, दिस म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको ध्यान रखना। दिस म्यू इज, इसको लिखना, म्यू रिलेटिव लिखना, इसको लिखना म्यू आर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, एक और चीज, अगर कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, वैल्यू प्लेस करेंगे, अगर वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब जो शिफ्ट है वो आगे की ओर ना होके उतना ही दूरी पीछे की होगी। नेगेटिव साइन अंडरलाइन है, ठीक है, कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो शिफ्ट रेस के डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो शिफ्ट इतना ही होगा, बट वो अपोजिट होगा। दैट शिफ्ट विल बी अपोजिट, ठीक है। अब चलो इस पे बेसिक का क्वेश्चन करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि एक स्लैब ए है, एक स्लैब ए है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे जिसकी ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3 है, ठीक है, और आईज यहां पे है, इसका थिकनेस अलग से मान लो 20 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया सपोज करो 30 सेंटीमीटर, ये दिया गया 40 सेंटीमीटर। तो पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं। तो एक तो तरीका ये है इसमें, एक तो तरीका इसमें ये है कि तुम क्या करो कि ये स्लैब जैसे मान लो, अपरेंट डेप्थ और फॉर्मूला लगा दो, और उसके बाद पता कर लो कि इसके और इस ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कितनी है। ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज और ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कितनी है, और ऑब्जेक्ट की दूरी और आई की दूरी घटा दो आपस में, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एक सेकंड सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि इस आंख और ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कितनी पता कर लो,
और इस आर्क को ये इमेज कहाँ दिख रहा है ये पता कर लो, दोनों का आपस में घटा दो, आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। बट और जो कि अपरेंट डेप्थ के साथ आएगा। इसके अलावा भी अगर तुम चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, इस शिफ्ट के साथ से ये कितना शिफ्ट देगा अलग निकाल लो। इसका जो शिफ्ट आएगा S1 t, थिकनेस क्या है 20 ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू, म्यू क्या है 2 के बराबर। इसका शिफ्ट S2 है, S2 क्या लिखोगे, थिकनेस इज 30 ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू क्या लिखोगे। ये वैल्यू कितनी आएगी 2 1/2, ये आएगी 10 के बराबर। और ये वैल्यू क्या आएगी 3, ये आएगी 20 के बराबर। तो टोटल शिफ्ट कितना हो गया, दिस इज 30। तो टोटल शिफ्ट प्रोड्यूस इज 30। अब पता है यही आंसर है। क्यों भाई, शिफ्ट क्या होता है, इमेज की दूरी तो होती है, कितना दूरी शिफ्ट कर दिया, यही तो है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब ऑब्जेक्ट को इतना पॉजिटिव आया है, मतलब इतना ही दूरी आगे शिफ्ट कर दिया। तो 30 है ना, 30 का मतलब कहाँ गया, ये 10 ये 20, इससे जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज, फाइनली यहाँ बनेगा। कोई पूछे इमेज का नेचर क्या होगा, दैट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि रेज ऐसे पड़ी, फिर ऐसे पड़ी, फिर ऐसे पड़ी, फिर ऐसे पड़ी, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो इस सरफेस का इधर रिफ्रैक्टेड साइड है और इधर इंसिडेंट साइड है। तो इंसिडेंट साइड में अगर इमेज होगा तो वर्चुअल होगा, और इधर इमेज होता तो रियल होता। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एक स्लैब है 40 सेंटीमीटर दूरी है, थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। फाइंड आर सो दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो ताकि जो फाइनल इमेज बने वो ऑब्जेक्ट बने। डिफॉल्ट केस का मतलब फाइनल इमेज की बात कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो पूरा रे डायग्राम तुम्हें समझना पड़ेगा। इस पे रेज ऐसे चलाएंगे, फिर रेज इस पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर इसके बाद जब इसे पड़ेगी ना इस पे, तो पता है कैसे पढ़नी चाहिए, 90 पढ़नी चाहिए। या तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब मैं बात कर रहा था तो 90 पढ़ना चाहिए। तो जब यहां पे टकराएगा तो रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो फिर कहां जाएगा, फाइनली वहीं जाएगा जहां पे इमेज था, फाइनली वहीं जाएगा जहां पे इमेज था, बन गई। इसका मतलब ये है कि इससे सिर्फ जब प्रोड्यूस होगा उसके बाद जो इमेज आना चाहिए वो इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहिए, तभी तो 90 पे टकराएगा 90 पे। चलो इसका शिफ्ट पता करते हैं। इसका जो शिफ्ट आएगा, थिकनेस इज 20 ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसने 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट दे दिया। ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी इसके पोल से कितना हुआ, 40 20 60 10 70, 70 सेंटीमीटर हुआ, 70 सेंटीमीटर। और ये प्लस आया तो 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब कि इस स्लैब से जो फाइनल इमेज बनेगा वो यहां से 10 सेंटीमीटर इधर होगा, और वो इसके रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तभी तो रेज इस पर नॉर्मली टकराएगी। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब इसको तुम पीछे बढ़ाओगे ना, पीछे ऐसे, तो जो ये इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो इमेज होना चाहिए, ये जो इमेज होना चाहिए वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी आनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर नहीं आर क्या आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूरी होगी। तो ये कितना था 70 था ना, तो 70 से 10 घटा दो, आंसर इज 60 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ओके चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। देखो मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं प्रॉपरली। एक रेज मैंने ऐसे दिखाया, एक रेज मैंने ऐसे दिखाया, फिर ये रेज नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। अब यहां पे जब ये रेज आएगी तो अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब ऐसे जा रही है ना, इससे दूर जाएगी, तो दूर जाएगी लेकिन इसके पैरल होगी, इस रेस के पैरल होगी। तो हमें एक पैरल रेस दिखाना होगा, इसके पैरल दिखाएंगे, इसके पैरल रेस होगी, ऐसे होगी। तो इसको शिफ्टिंग आई कर दो, ऐसे ये बनेगी, दिस वन इज। तो ये रेज ऐसे जाएगी
तो ये रेज इस मिरर पे कैसे टकराएगी, 90 पे टकराना चाहिए, 90 पे। तो जब 90 पे टकराएगी तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना, तो फिर रिफ्लेक्ट उसी रास्ते पे होगी ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर ऐसे आएगी, फिर इसी रास्ते पे जाएगी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, फिर इसी रास्ते पे जाएगी, फिर इसी रास्ते पे जाएगी, आगे यहीं पे। तो इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट पे। यहाँ से क्या होगी, एक रेज से जाएगी, फिर ये जैसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, नॉर्मली टकरा रही है, फिर लौटेगी, फिर लौटेगी। तो फाइनल जो रेज है वो ये है ना, फाइनल रेज ये है, और यहाँ की फाइनल रेज ये है, दोनों के इंटरसेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट पे। दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बात समझ में आई? सर सर, जब फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बनने से पहले दो इमेज बन चुकी होगी ना, पहले हाँ ही। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला इमेज है, फिर ये जिससे पड़ी, फिर ये अबे हुई, इसको पीछे बढ़ाया, इसके पैरेलल, ये दूसरा इमेज है, फिर ये मिरर है, इस पर 90 पे टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और यही ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है इसके लिए। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब ये जो है, इस पे टकराने के बाद जब लौटेगी तो जो इमेज होगा फिर यही बनेगा, फिर ये वाला इमेज इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो किस रेस के वजह से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस रेस की वजह से ऑब्जेक्ट बनेगा, इंसिडेंट रेस से। इंसिडेंट रेस से पड़ी, फिर वो इंसिडेंट रेस ऐसे जाएगी, फिर इसको आगे बढ़ाओगे आगे तो कहाँ जाएगी, यहाँ पे। इसका मतलब इस I2 जब ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, तो इमेज कौन बन गया, ये। अब ये इमेज इस सरफेस का है, और ये इंसिडेंट रेज है इस सरफेस का, मतलब ये इमेज इस सरफेस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये रेज ऐसे गई तो रिफ्रैक्ट ऐसे होगी ना, ऐसे हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज बन गया, मतलब ये बन गया क्या, इमेज। मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया, और ये इमेज कहाँ पाया, इसी ऑब्जेक्ट पे आ गया, हो गया। बताओ। यस। इसमें क्या है कि एक स्लैब है, ठीक है, और ये कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका इसके सेंटर से दूरी 20 सेंटीमीटर है, ऊपर का रिफ्लेक्टेंस 2 के बराबर है, और इस मीडियम का रिफ्लेक्टेंस 4 के बराबर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। इमेज का लेंथ और इसका नेचर बताओ। तो क्या करेंगे, देखो यहां से रेस चलाएंगे, एक रफ रेस चला दिया जाता है, इससे एक फायदा होता है कि कितने बार रिफ्रैक्शन लगाना है समझ में आ जाता है। रफ रेस चला दिया, जरूरी नहीं एकदम डायग्राम बनाओ, नहीं ऐसे ही जाएगा, क्यों, तुम्हारी मर्जी, ऐसे बना लो। इससे कम से कम एक बात तो समझ में आएगी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना है, बस यही दिमाग में लगाना है और कुछ भी नहीं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, आगे वाला μ2, नीचे वाला μ1। तो μ2 इज व्हाट, 2, तो μ2 अपॉन भी, μ2 अपॉन भी माइनस जस्ट इधर वाला μ1 कहलाएगा, दैट इज 4, μ1 अपॉन यू, यू ये दूरी है ना, ये दूरी, और ये किधर है, नीचे, ये सेंटर होता ना, ओरिजिन होगा नीचे, इसलिए माइनस, -20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। इस सरफेस का आर ऊपर है ना, तो +20। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन भी इज इक्वल टू, ये -2 अपॉन 20, तो -2 अपॉन 20, और ये +4 अपॉन 20 है ना, तो -4 अपॉन 20 बन जाएगा। तो यहां से बनेगा -6/20, तो भी की वैल्यू क्या आ गई, -20/3, ये भी आ गया। मतलब जो इमेज होगा, माइनस साइन कंफर्म कर रहा है कि इसके नीचे बनेगा, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि ऊपर रिफ्रैक्टेड साइड है,
लेंथ निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। और रिफ्रैक्शन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ml इक्वल्स टू I अपॉन O, एंड दैट इज v स्क्वायर अपॉन u2 एंड u स्क्वायर अपॉन μ1 होता है। ये फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल में। लैटरल का होता है v अपॉन μ2 अपॉन u अपॉन μ1, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल होता है v स्क्वायर अपॉन μ2 अपॉन u स्क्वायर अपॉन μ1। लॉन्गिट्यूडनल में ये चलता है। और लैटरल अगर परपेंडिकुलर होता ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता तो ये होता है v अपॉन μ2 अपॉन u अपॉन μ1। तो भी निकाल चुके हो, पूरी वैल्यू प्लेस कर दो। I इज द लेंथ ऑफ इमेज, O इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 mm। अब भी कितना है -20/3, तो -20/3 लिख दो। बाकी मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगा। μ2 किसके बराबर है, जस्ट आगे वाला μ2 एंड दैट इज 2 एंड होल डिवाइड बाई u किसके बराबर है, u ये दूरी है एंड दैट इज 20 और नीचे है इसलिए माइनस साइन। हालांकि स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। μ1 जस्ट नीचे वाला μ1 एंड दैट इज 4। नाउ सिंप्लीफाई कर दो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। डाउट होगा तो बीच में बता देना। ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो ये फोकल लेंथ एयर में 10 सेंटीमीटर है और इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। इस सरफेस का इससे दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इधर का 4 है और इधर एयर है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एंड नेचर अब इसको समझना है तो हम लोग रेज चलाएंगे। रेज, एक रेज ऐसे चलाएंगे, फिर इस पे पड़ेगा, फिर ये रेज इस पे पड़ेगा, फिर रिफ्रैक्टर की रेज ऐसे जाएगी। ये बन गई फाइनल इमेज। इसने कम से कम एक बात तो मुझे बता दिया कि कितने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगेंगे। एक यहां लगेगा, एक यहां, एक यहां, 3 बार लगेगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। हाँ, बस इस फॉर्मूले जब यहां पे तुम लिखोगे ना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो तुम्हें इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा इस कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि आ जाएगा इस फोकल लेंथ के साथ। ऐसे बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये वैक्यूम में दिया गया है। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस वैक्यूम में होता तो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होता। तो इसको लिखोगे तुम 1/10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ म्यू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है ना, तो 3 - 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। व्हाट इज आर? 40। अब तो कुछ रखे ही नहीं। अच्छा, यहां इस पॉइंट का देखो, अगर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में देखोगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट की दूरी बहुत कम है, तो इसको इनिशियल इसको फाइनल मान के सॉल्व कर लो। एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में ही यहां से सीधे आंसर आ जाएगा इसका इमेज। वो इमेज इसलिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। लिखे देते हैं, चलो क्या करेंगे। इसके जस्ट आगे वाला μ2 कहलाएगा, μ2 अपॉन v1 माइनस ये इनिशियल है, इसके जस्ट जरा म्यू कहलाएगा दैट इज एयर एंड डिवाइड बाय ये 10 सेंटीमीटर है इधर तो -10 μ2 माइनस v1 डिवाइड बाय r। इसका अच्छा μ2 रुको तो गलत होगा, 2 बार ऐड होगा ना यहाँ पे। इसके जस्ट आगे वाला μ2 3 माइनस इसके इधर वाला μ1 दैट इज एयर 1 डिवाइड बाय r। इस कर्व का r इधर है तो प्लस r कितना 40 प्लस 40 प्लस यहां के जस्ट आगे वाला μ2 दैट इज 2 माइनस इसके इधर वाला μ1 दैट इज 3 एंड डिवाइड बाय इस कर्व का r किधर है, इधर है ना, इधर, इसलिए -40। सॉल्व कर दोगे v1 आ जाएगा और वो v1 इस सरफेस क्या बन जाएगा आपसे। ठीक है, सॉल्व कर ही लो, देखो कितना आता है। ये 2/40 आएगा, ये -1/40 मतलब +1/40 आएगा, तो हो जाएगा 3/40। तो यहां से आएगा 2/v1 इज इक्वल टू ये -1/10 बनेगा दैट इज 3/40। 4 यहाँ पे तो -4 मतलब -1/40 बनेगा दैट इज v1 इज -80। -80 का मतलब इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो माइनस मतलब इधर होगा 80 सेंटीमीटर होगा, ये 80 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इससे कितना पीछे होगा, 100 पीछे होगा ना। ये 20 और ये 80, 100 पीछे होगा। तो लगा दो फिर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इस वाले पे, तो लिखते हैं यहाँ पे
आगे वाला म्यू टू कहलाएगा, आगे वाला म्यू टू, एंड दैट इज 4 म्यू टू अपान भी, यही तो निकालना है, माइनस म्यू वन, इसके जस्ट इधर वाला म्यू वन दैट इज 2 डिवाइड बाई यू। यू यहां से जो दूरी है, इससे जो इमेज बन रहा है उसकी यहां से दूरी कितनी है, 100 है ना, है इधर इसलिए माइनस, माइनस 100 इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और आर इनफाइनाइट है इसका, प्लेन सरफेस है। यहां से भी की वैल्यू क्या आ गई, ये 50, दिस इज माइनस 200, मतलब 200 सेंटीमीटर इस सरफेस से पीछे होगा। अब पीछे होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल, क्यों, फाइनल रिफ्लेक्टेड एज इधर है और इमेज बन रहा है इधर, दैट इज वर्चुअल। हो गया आंसर। ओके ठीक है, अभी मैं तुमको सिर्फ इतना बताया। अच्छा, रिलेटिव मोशन बिटवीन, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा एक चीज बताता हूं, चाहे कर्व सरफेस हो या केस वन, केस वन क्या है, केस वन है कि ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जो मिरर में कराया था, एकदम सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, तो जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, वो चाहे रिफ्रैक्शन फार्मूला हो या लेंस पे हो, एक रिफ्रैक्टेड सरफेस या लेंस हो, दोनों के लिए सेम लगेगा। एक्स डायरेक्शन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मान के चलते हैं हम लोग डिफॉल्ट केस में, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये कितना होता है, दिस इज भी अपान यू, आई अपान ओ, सॉरी आई अपान ओ इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। ये यूज हम किस पे करते हैं, लेंस पे, लेंस पे यूज करते हैं। और अगर तुम्हें मिरर वाला याद आ रहा होगा, तो मैं इस इमेज को क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। अब लेंस आ रहा है ना, मिरर नहीं है, ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। भी क्या है, इमेज की दूरी है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से। और यही अगर कर्व सरफेस पे होता तो भी हम लोग सेम लिखते, और क्या करते, आई अपान ओ इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपान म्यू टू लिखते, एंड डिवाइड बाई यू स्क्वायर अपान म्यू लिखते। ये कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए लिखते, ये रिफ्रैक्शन में लगाते हैं। और फिर वही चीज, ये इमेज की वेलोसिटी लेंस के रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेंस के रिस्पेक्ट में, ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। नाउ वाई डायरेक्शन में लैटरल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, एंड दैट इज आई अपान ओ इज इक्वल टू भी अपान यू ऑन लेंस, इस लेंस पे काम चलाएंगे। और यही जब रिफ्रैक्शंस का होता तो तुम एम बराबर क्या लिखते, आई अपान ओ इज इक्वल टू भी अपान म्यू टू आता है, एंड डिवाइड बाई यू अपान म्यू वन आता है। ये कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी होता है। तो एक्स सॉल्व कर लिया, वाई सॉल्व किया, एक बार वेलोसिटी आ गई तो आई कैप जे कैप से जोड़ दो, आंसर आ गया, किसी के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता तो क्या होता, तो एक्स डायरेक्शन तो सेम रहता, एक्स डायरेक्शन तो सेम रहता, ये सेम तो सेम रहता इन बोथ केसेस, whatever object is on principal axis or not, but ये जो है ये डिफ्रेंशिएट होता, वो वैसे ही डिफ्रेंशिएट होता जैसे मैंने उस वीडियो में बताई थी, जो कि एक डिफिकल्ट पार्ट बन जाता। ठीक है, डिफिकल्ट पार्ट क्या है, कुछ ऐसा नहीं डिफिकल्ट, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे, वहां डिफ्रेंशिएट होता 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ डिफ्रेंशिएट होता, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर लेंस होगा तो 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ डिफ्रेंशिएट होगा। और अगर कर्व सरफेस होगा तो म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर डिफरेंशिएट होता, बस यही होता और कुछ नया नहीं होता, फॉर्मूला ही डिफरेंशिएट होना। अब इसे बेस कर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एक लेंस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पे कर्व सरफेस पे कर लेंगे। देखो
ये लेंस से सपोज करो इस डायरेक्शन में भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि इधर जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, कंपोनेंट भी रिजॉल्व कर लो सबसे पहले। ये 10√2 है, इसका एक कंपोनेंट इधर करोगे एंड दैट इज 10, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर करोगे एंड दिस इज अगेन 10। अब एक्स डायरेक्शन ये है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। एक्स डायरेक्शन सॉल्व करते हैं, कौन सा मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। एक्स में लॉन्गिट्यूडल चलता है, तो ml बराबर कैसे लिखेंगे, I अपान ओ इज इक्वल टू, लॉन्गिट्यूडल में बनता था क्या लेंस में, v स्क्वायर अपान u स्क्वायर, या बेकार में भी निकालना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता निकाल, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, f अपान f प्लस u भी बनता है लेंस के अपने, v स्क्वायर अपान u स्क्वायर होती है लेंस में f अपान f प्लस u, मिरर में होता है f अपान f माइनस u। ठीक है, तो इसे लगा दो ना, इसका फायदा है, बेकार में भी निकालना नहीं पड़ेगा। व्हाट इज आई, आई इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस डायरेक्शन एक्स, तो एक्स में लेंस की वेलोसिटी क्या है 10, इधर है इसलिए प्लस, इधर होता तो माइनस, तो हम लिखेंगे प्लस 10 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स में, एंड दैट इज अगेन 10, देखो 10 है ना, 10 तो 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस एक्स में, दैट इज 10। सब लेंस के रिस्पेक्ट में होता है। देखो बड़ा अजीब चीज है, इसलिए कि सही तो बात है, ये माइनस से जीरो बन जाएगा, इधर भेजूंगा तो जीरो आ जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, बस यही बताएगा कि देखो इसकी इसके बीच की दूरी कांस्टेंट है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ, देखो तो वैल्यू को चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाए। इसको ना 20 कर लो, तो इसको लिखेंगे 20, तो भी बनेगा 20 इक्वल्स टू एफ, इसका फोकल, अगर रेस इधर से आ रही है तो इसका सेकेंड फोकस इधर होगा, अगर इधर होगा तो प्लस होगा क्योंकि ओरिजिन है, इधर होगा तो प्लस, तो प्लस 20 लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे प्लस 20 एंड डिवाइड बाई, फिर ये प्लस 20 प्लस यू, यू ये दूरी है ना इधर, तो ये ओरिजिन है, इधर होगा इसमें माइनस, तो 10 है ना, इधर है तो माइनस, लिखोगे माइनस 10 एंड होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो, तो यहां से बनेगा वी आई माइनस 20 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस 10 इंटू, ये बनेगा 10, ये 2, तो ये बन जाएगा क्या 20/10, 2 का स्क्वायर इज 4, देन व्हाट इज वी आई, दिस इज 20 माइनस 40, इधर आएगा तो प्लस, दिस इज माइनस 20। ठीक है, ऐसी वाई डायरेक्शन लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में आई अपान ओ लॉन्गिट्यूडल लैटरल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, आई अपान ओ इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही होता है, बट ये एफ अपान एफ प्लस यू होता है। आई इज व्हाट, आई इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, वाई में। सर हाँ, एक्स में माइनस वाई, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम्हें बता दूं इस लाइन पे, वो ये है कि मिरर में रिफ्लेक्शंस में और रिफ्रैक्शन में एक खासियत होती है, रिफ्रैक्शन लेंस में होता है और कर्व सरफेस होता है, और रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे होता है और स्फेरिकल मिरर पे होता है। तो कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर्स है, चाहे कोई भी मिरर हो, तो अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट इधर है तो इमेज हमेशा उसका उल्टा भागता है, इमेज, बट ये कंडीशन पाने के लिए बट लगा हुआ है, बट मिरर शुड बी इन रेस्ट, मिरर मस्ट बी इन रेस्ट। लेकिन अगर मिरर रेस्ट में नहीं है तो फिर ये दोनों अपोजिट भागेंगे, ये जरूरी नहीं, हो सकता है सेम भाग या हो सकता है अपोजिट भाग, डिपेंडिंग ऑन डेटा।
But if mirror is in rest, then direction of object velocity and image velocity will be opposite to each other. ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हो कि इफ मिरर आर इन रेस्ट, रेस्ट अंडरलाइन है, इफ मिरर आर इन रेस्ट then direction of velocity of object and image will be opposite of each other, will be opposite of each other. नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो रिफ्रैक्शन है तो चाहे वो कर्व सरफेस का हो या लेंस का हो, अगर ऑब्जेक्ट इधर भागा है तो उसका इमेज भी उधर ही भागेगा. बट लेंस या कर्व सरफेस मस्ट बी इन रेस्ट. ये कंडीशन है कि लेंस और कर्व सरफेस अगर रेस्ट में है तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज उधर ही भागेगा. लेकिन अगर लेंस भाग रहा है या कर्व सरफेस भाग रहा है तो नहीं कहा जा सकता कि ऑब्जेक्ट इधर भागे, तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही हो सकता है. ये सब डेटा पर डिपेंड करेगा, इसका ध्यान रखना है कि इफ मिरर इन रेस्ट देन मूवमेंट विल बी ऑपोजिट, इफ लेंस आर इन रेस्ट मूवमेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन. ओके, अब देखो यहां पे -20 आ गया ना, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है तो इमेज को उधर ही भागना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज लेंस इज इन मोशन. यहां पे आता है, इसको लिखेंगे इमेज की वेलोसिटी माइनस लेंस की वेलोसिटी. किस डायरेक्शन में? वाई में. तो वाई में क्या लेंस के पास वेलोसिटी है ना, तो 0 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वाई में कितनी है? दैट इज 10. तो 10 है, 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इन वाई डायरेक्शन दैट इज 0 इज इक्वल टू एफ. एफ तो यही है 20 प्लस 20 आएगा, फिर ये भी 20 आएगा, एंड प्लस यू कितना आएगा? -20. तो यही है, उठा के प्लेस कर दो. तो ये 10, ये बनेगा 2. यहां से भी आई की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 20. तो कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी बताइए वेक्टर फॉर्म में, तो ये x का है -20 आई कैप, ये y का है तो +20 j कैप. इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में आ गया, तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछे तो कुछ और आएगा, मिरर के रिस्पेक्ट में कुछ और. कुछ नहीं, घटा देना यार, रिलेटिव मोशन पढ़े तो. इमेज की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कितना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10 जे कैप. ये है इमेज की वेलोसिटी. तो कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों घटा दो. और ये है लेंस की वेलोसिटी एंड दैट इज 20 आई कैप. तो कोई पूछे कि इमेज की वेलोसिटी लेंस के रिस्पेक्ट बता, तो फिर इसमें से घटा दो, आ गया आंसर. ओके, द सेम थिंग्स अगर क्वेश्चन ऐसा दे आपके सामने कि एक कर्व सरफेस है इस तरीके से, इधर का रिफ्लेक्टेंस 2 के बराबर है और इधर का मान 3 के बराबर है. रुको तुम, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 के बराबर है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये कर्व सरफेस जो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से. पूछेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. जबकि ये दूरी क्वेश्चन में मान लो दिया गया 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर मान लो. इसमें फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी पता करना है. तो क्या करो, कुछ नहीं, एक रेज ऐसे चला के रफ दिखा दिया, ये तो मर्जी होती है, दिखा दिया रफ डायग्राम. गुड. अब देखो डायरेक्शन का एक्स वाई में तो वेलोसिटी ही नहीं है, क्या वाई लिखना, बस एक्स लिखना है. गुड. तो एक्स के लिए लॉगिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. आइए पानो, तो पता मुझे यही क्वेश्चन करने आते थे. ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आई अपान ओ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान म्यू 2 on whole divided by u square upon mu1. I is what? I is the velocity of image with respect to, अभी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकाल लो. तो v के लिए क्या करोगे? अगले वाला म्यू 2 इट इज 3, तो म्यू 2 अपान v माइनस म्यू 1, इसके इधर वाला म्यू 1 दैट इज 2, म्यू 1 अपान u ये दूरी है 20, इधर है इसलिए माइनस, इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाय r. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है इसलिए प्लस, आ गया v की वैल्यू. ठीक है, जो आएगा मान लिया. आ गया. यू तुम्हें पता है -20, यू तो पता है -20.
यहाँ से जो v आएगा साइन के साथ यहाँ प्लेस कर देना, जो u आएगा उसको साइन के साथ यहाँ प्लेस कर देना, और i इस इमेज की वेलोसिटी माइनस लेंस की वेलोसिटी x में, ये सब रिस्पेक्टिव लेंस या कर्व सरफेस इधर है ना, तो 20 प्लस लिखेंगे, वो क्या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी x में कितना 10 लिखो 10 माइनस लेंस की वेलोसिटी, लेंस देखो बोल रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है, लेंस हो या कर्व हो, इधर इसलिए 20 बस, एंड v स्क्वायर अपॉन म्यू टू जस्ट डायगोनल म्यू टू इज 3, u क्या है -20, हाँ पुट कर देना बाद में, और μ1 क्या है 2, बस जैसे प्लेस करोगे आंसर आ गया, जैसे आंसर x सॉल्व कर लिया। इसका मतलब वेलोसिटी चाहे लेंस का हो चाहे कर्व सरफेस का हो तुम आराम से कर सकते हो। गुड, अब ओके अभी हम लोग सीखने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो देखो तो इसमें क्या होता है कि स्क्रीन होता है, यहाँ पे स्क्रीन बना दिया और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनता है, इसका फोकल लेंथ है। अब क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की बीच की दूरी फिक्स कर दी जाती है, बीच की दूरी कैपिटल डी है, स्मॉल डी मान लो, ये फिक्स कर दी जाती है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की बीच की दूरी फिक्स कर दी जाती है, दैट इज स्मॉल डी। मूवमेंट सिर्फ लेंस की कराई जाती है। अब इस लेंस का मूवमेंट ऐसा होता है, किया जाता है ताकि इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इस स्क्रीन पे बने, रियल इमेज तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल इमेज है इस स्क्रीन पे बने। तो सपोज करो कि इस लेंस की इस ऑब्जेक्ट से दूरी u है, u डिस्टेंस है, u है, तो इसका इमेज इस स्क्रीन पे बनता है ऐसे, और इमेज का लेंथ i1 है, और ये जो दूरी होगी वो d माइनस यू हो जाएगी। अगर ये दूरी u है तो ये दूरी हो जाएगी d माइनस यू, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पे बना, फोकल लेंथ f मान लिया, ठीक। अच्छा एक और खासियत है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है और इमेज यहां बन रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो इमेज यहां बनता। इसका मतलब सुनना सही से, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट लेंथ वो मान लिया, इस ऑब्जेक्ट की दूरी अगर u है तो इमेज d माइनस यू पे बन रहा है, सुनते रहना, अगर ऑब्जेक्ट की दूरी u है तो इमेज d माइनस यू की दूरी पे बन रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की दूरी इसी लेंस से d माइनस यू होता, तो इमेज इसी स्क्रीन पे बनता, बशर्ते ये दूरी u हो जाती, क्योंकि ये दूरी फिक्स है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ता, मान लीजिए u ज्यादा है इससे, तो मैं क्या करता, इस लेंस को हल्का से इधर शिफ्ट करता, कितना शिफ्ट करता, जब तक कि इस लेंस की इस ऑब्जेक्ट से दूरी d माइनस यू हो जाए। जैसे d माइनस यू हुआ ये अपने आप ही u बन गया। कोई डाउट हो तो बताना, एकदम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का रही है कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी इस लेंस से u है तो इमेज d माइनस यू दूरी बन रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट d माइनस यू दूरी पे होता तो इमेज u दूरी पे बनता। इसका मतलब इस लेंस के दो पोजीशन है जिसके लिए इस स्क्रीन पे इमेज बनेगा, तो दोनों पोजीशन में क्या होगा, एक पोजीशन तो ये होगा जो अभी दिख रहा है, और एक पोजीशन तुम्हारा ये बनेगा कि अगर मैं कहूँ कि सेकेंड पोजीशन है लेंस की, और अगर ये दूरी तुम्हारा d माइनस यू होता है सपोज करो, तो इससे u दूरी पे इमेज बनेगा, तो फिर स्क्रीन पे आ गया। देखो दोनों का सम d माइनस यू डी ही तो है, बट अब की बार पता है क्या होता है, जो इमेज होता है ना, इमेज का लेंथ बदल जाता। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपान यू होता है, v अपान यू होता है, तो v बदल गया u बदल गया, तो इमेज बदल जाएगा ना। तो चलो ये मान लो जब पहले बार सेटअप लगा u पे तो इमेज का लेंथ i1 है, जब दूसरे बार सेटअप लगा d माइनस यू पे तो इमेज का लेंथ i2 हो जाता है, बट होगा इसी पे i2 दिखा दिया।
बट ऑब्जेक्ट तो अभी भी उसी लेंथ का है। तो क्या एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन लगाते हैं। लैटरल मैग्निफिकेशन लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आई अपान ओ, पहला इमेज आई वन, तो क्या लिखोगे आई वन अपान ओ। आई वन पे माइनस साइन क्योंकि नीचे, आई वन अपान ओ, ओ ऊपर है इसलिए प्लस साइन। आई वन अपान ओ इज इक्वल टू भी अपान यू। तो भी कितना देखो तो, ये जो पहला लेंस ये है ना, तो भी ये है ना डी माइनस यू, इधर है इसलिए प्लस, और यू इधर है इसलिए माइनस। फॉर्मूला था भी अपान यू, तो तुम क्या लिखोगे डी माइनस यू भी अपान यू, यू इज माइनस यू। क्वेश्चन नंबर 1। यही चीज मैं दूसरे इस वाले पोजीशन पर लगाता हूँ, इस लेंस के इस पोजीशन पर लगा रहा हूँ। तो डी माइनस यू ये यू, तो इमेज का लेंथ क्या है आई टू, तो क्या लिखो नीचे है इसलिए माइनस, तो माइनस आई टू अपान ओ, वो ऊपर है तो प्लस, इज इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। अब भी ये है ना, दैट इज भी, दैट इज भी, ये यू के बराबर है, इधर है प्लस, तो यू अपान, ये है डी माइनस यू, ये इधर है इसलिए माइनस, तो माइनस डी माइनस यू। अब एक काम किया, कहा दोनों को मल्टीप्लाई करो। ऐसे दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, इस माइनस यू से ये यू कट जाएगा और डी माइनस यू से ये कट जाएगा और माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो पता क्या आ जाएगा आई वन आई टू अपान ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स ओ की वैल्यू हो गई रूट आई वन आई टू। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कहीं क्वेश्चन में ये देता है कि लेंस के दो पोजीशन के लिए इमेज का लेंथ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रूट आई वन रूट आई टू लगा देंगे। ओके, एक चीज आ गया, इसे यहीं पे रख देते हैं। दूसरा, अब चलो इसे हटा के एक इसके लिए कैलकुलेशन कर लिया जाए। सर, हाँ बोलो। जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो किसी भी रेस के लिए ट्रू होती है? अब मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो इस पे लगाऊंगा 1 अपान बी फॉर्मूला। तो 1 अपान बी, बी कितने के बराबर डी माइनस यू, इधर है प्लस डी माइनस यू, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू, इसका यू इधर है ना इसलिए माइनस, तो माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। इसका सेकंड फोकस इधर होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो रे जैसे आएगी तो सेकंड फोकस इधर, इसलिए प्लस, दैट इज एफ। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो प्लस बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर भेजोगे तो यू बनेगा, ये बनेगा डी माइनस यू, एंड दिस इज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा यू डी माइनस यू स्क्वायर, एंड दैट इज 1 अपान एफ। इसको आगे बढ़ा दो तो बनेगा क्या डी एफ बराबर यू डी माइनस यू स्क्वायर, सबको इधर भेज दो तो बनेगा यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ, एंड दैट इज 0। यहां से u के दो रूट आएंगे। अच्छा, पहली बात, ये u क्या है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी है, तो इसका रियल रूट चाहिए ना, रियल रूट, तभी तो जाके अगर u रियल मिलेगा तभी तुम कहोगे कि इमेज यहां बनेगा, तो u रियल होना चाहिए। तो यहां से u की रियल वैल्यू कब आएगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर u रियल मैं कह सकता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका बी स्क्वायर, बी डी है ना, तो डी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 1 है और c डी एफ है, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक से डी कटा तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 4f आ गई। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन, d इज व्हाट, d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी, ये d अगर 4f से ज्यादा होता है तभी जाके इस लेंस का एक पोजीशन मिलेगा जिसके लिए इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इस स्क्रीन पे बनेगा, अदरवाइज रियल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। और अगर ये इक्वालिटी यूज कर लिए, इक्वल है, अगर डी 4f के बराबर है तो बस एक ही पोजीशन होगा, वो पता क्या होगा, दोनों के एकदम बीच में होगा। अरे इक्वालिटी पे तो रूट बीच में आ जाएगा ना, तो अगर डी 4f के बराबर है, डी अगर 4f के बराबर है तो एग्जैक्टली बीच में लेंस का पोजीशन मिलेगा जहां पे इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल बनेगा। अगर बीच में नहीं होता तो अनर्थ, तो दोनों मिल जाए, ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेंस को तुम कहोगे नहीं इसके मिल रहा है, तो इस दूरी की मिल रहा है, तो यही दूरी उल्टा भेज दो इधर, तो दो पोजीशन मिल गया ना, तो दो रूट मिल गए, एक ही रूट चाहिए। कंफर्म है कि लेंस कहाँ होना चाहिए, इक्वालिटी के लिए डी बराबर 4f के लिए लेंस को हर हाल में इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के एग्जैक्टली बीच में आना पड़ेगा, एग्जैक्टली बीच में आना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, इस विषय में बात करते हैं बाद में। बस इतना मुझे समझ में आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इस स्क्रीन पे बनेगा, वो तभी बनेगा जब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की बीच की दूरी 4f से ज्यादा होगी या इक्वल होगा। ओके, मान लो इस d की वैल्यू 4f से ज्यादा है, तो इसके दो रूट मिलेंगे। तो पहला रूट क्या मिलेगा? तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट रूट u इज इक्वल टू इसमें लगेगा ना, चले जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह बी बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a इंटू सी, 4 इंटू डी एफ बन गया, डिवाइड बाई 2a, और ये इसका 1 है। इससे जो फर्स्ट रूट आया वो प्लस ले लो, तो इसको u1 मान लो। तो जो दूसरा रूट बनेगा, दूसरा रूट दैट इज u2, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन वाला, तो d माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4df एंड डिवाइड बाई 2। तो पता है, यही अगर u तुम बोल रहे थे, अगर ये u है तो ये पता है कितना है, यही d माइनस u है। अरे क्या करना, इस u की जो वैल्यू है ना, इसी को उठा के तुम यहां प्लेस कर दो, यहां प्लेस कर दो, देखो अभी तुरंत यही आएगा, तुरंत यही आएगा। अगर ये u है तो दूसरा डिस्टेंस यहां से वो यही होना चाहिए, वो यही है फैक्ट, देखो। बट कोई बात नहीं, ने क्या किया, अच्छा इसका मतलब इस लेंस के दो पोजीशन मिल गया, एक u1 और एक u2। तो उस दो पोजीशन जिसके लिए एक रियल इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, उस दो पोजीशन की बीच की दूरी कितनी होगी? तो उस दो पोजीशन की जो बीच की दूरी होगी, इफ दैट इज x, मान लो x है, लेंस के वो दो पोजीशन जिसके लिए रियल इमेज बन रहा है, उस दो पोजीशन की बीच की दूरी x है। तो x कैसे आएगा, e1 में से u2 घटा दो, तो जब इसमें से घटाओगे तो ये d से d कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ट्वाइस लग जाएगा और नीचे का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वेश्चन दिया गया होता है कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी स्मॉल डी दिया गया होगा, कहेगा कि लेंस के दो पोजीशन के बीच की दूरी इतनी है, बताइए लेंस का फोकल लेंथ कितना है, देन यूज दिस। तो ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और एक इसे याद करना है। बट एडवांस में कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्मूला लग ही नहीं पा रहा होता है, मतलब इतना वेरिएबल होते हैं कि लगाने के बाद लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो क्या करते हैं, बेसिक, गो टू बेसिक, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f लगाओ, उसी से आंसर आ जाता है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला i/o बराबर v/u यूज करो, आंसर देते। तो वो प्योरली बेसिक पे जाते हैं सब। तो अगर मेंस, अगर जेई मेंस अगर में ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। तो तुम हर लिए मैं बता दे रहा हूं, मैं अलग से नोट कर दे रहा हूं, तुम नोट कर लो इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इस डायग्राम को बनाने के बाद, और उसके बाद स्टेटमेंट नोट करो जो बताने जा रहा हूं, नोट करो, जो बोलो। देखो, x is distance between two position of lens for which real image form on screen. Small d is distance between screen and object. Small d is distance between screen and object. I1 I2 तो समझ रहे हो कि स्क्रीन पे लेंस के दो पोजीशन के जो इमेज बने हैं उनके लेंथ है I1 I2, और वो क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट और लिखना, डिस्प्लेसमेंट मेथड में स्क्रीन पे रियल इमेज बनने के लिए स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 4f से कम नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, इसको भी नोट करो। फॉर रियल इमेज ऑन स्क्रीन, फॉर रियल इमेज ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन must be greater than equal to 4f.
ठीक है। और एक स्टेटमेंट और नोट कर लो कि लेंस का एक पोजीशन की दूरी अगर u है तो लेंस की दूसरे पोजीशन की दूरी इसी ऑब्जेक्ट से पता कितना होना चाहिए, d माइनस यू होना चाहिए। इसी में नोट कर लो, काम आएगा। इफ डिस्टेंस ऑफ first position of lens from object, if distance of first position of lens from object is u, then distance of second position of lens from object will be d minus u। बस, तो जब इधर d माइनस यू आएगा तो इधर अपने आप u आ जाएगा। गुड, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि if length of two images on screen are 4 cm and 9 cm and distance between object and image is 20 cm, find first length of object। सेकेंड क्वेश्चन है distance between two position of lens and third question focal length, और कुछ नहीं, सॉल्व करता हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर होता है, अब लगभग खत्म है, सॉल्व करते हैं। एक ना डायग्राम हमेशा बना लिया जाता है, स्क्रीन दिखा दिया, ऑब्जेक्ट दिखा दिया, 20 की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर दिखा दिया, ठीक है, गुड। ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो तो सीधे फॉर्मूला रटा हुआ है, अच्छा ये होता है, हाँ तो वैल्यू रख दो 4 और 9 36 रूट 36 6 सेंटीमीटर मिल गया, गुड। ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ लेंथ ये कैसे मिल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्स और क्या पढ़े थे हम लोग, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, बट आंसर तो नहीं देगा एक्स, क्यों? डी पता है बट एफ तो नहीं पता है, हाँ एफ ही तो नहीं पता है, एफ पता होती आ जाए, ठीक है कोई बात नहीं पता है तो पता करते, क्या करेंगे। मैंने कहा था जब कुछ नहीं समझ में आता है गो टू बेसिक फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो ये दूरी u के बराबर है, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी 20 माइनस यू होगी, हाँ 20 है ना u, तो ये 20 माइनस यू, ओके। ऑब्जेक्ट का लेंथ पता है 6 सेंटीमीटर और इमेज का जो लेंथ था ये 4 और 9 है ना, कोई एक ले लो तुम्हारी मर्जी है भाई, 4 लोगे 4 लेते हो तो ये अगर u आ गया, तो जब 9 लोगे ना तो यही u की जगह पे 20 माइनस यू वाला आ जाएगा, तो जरूरी नहीं कि तुम 4 9 कुछ जो मन कर सो लो भाई, इमेज तो 4 वाला भी है, इमेज तो 4 वाला भी 9 वाला भी है, तो कोई ले लो तुम्हारी मर्जी है, उसमें क्या जाता है। ऑब्जेक्ट लेंथ कभी नहीं चेंज होगा, 4 ले लिया, चलो 4 ले लिया, अब 4 ये और 6 है, अच्छा यू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे हम सीधे चले जाएंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है आई अपान ओ, आई नीचे है इसलिए पायरस, वो ऊपर है प्लस आई अपान ओ इक्वल टू लेंस है तो v बाई यू, ओके v 20 माइनस यू है तो किधर है, इधर है, ओके v अपान यू, ओके यू इधर है, माइनस लिख लो माइनस यू, तो यहां से वैल्यू आएगी -2/3। अब नहीं, अब क्या करो, इसको इधर भेजो, अच्छा ये माइनस नहीं, इस माइनस को प्लस कर देगा, नहीं इसको इधर भेजो तो बनेगा 60 माइनस 3u, इधर बनेगा 2u, तो 33 इंटू यू, इससे u कितना आएगा 3 दूनी 5 12 5 60 12 सेंटीमीटर आ गया, ओके। तो ये u1 है पहला वाला दूरी u1, u2 कितना होगा 20 है, में से 12 घटा दो कितना गया 8 सेंटीमीटर। अच्छा लेंस का पहला पोजीशन दूरी 12 है, दूसरी पोजीशन दूरी 8 है, तो दोनों की बीच दूरी कितनी होगी 12 में से 8 घटा दो, आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर x, तो x बोले क्या मिल गई, दिस इज 12 माइनस 8, दिस इज 4 सेंटीमीटर,
मिल गया आंसर। आपको पीछे फोकल लेंथ बताइए, इसका फोकल लेंथ एक्स वाला फॉर्मूला रख दो तभी भी आ जाएगा, और नहीं चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लगा दो लेंस फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आ जाएगा। 1/v, भी ये है ना, भी ये 20 माइनस यू, यू कितना था तुम्हारा, यू आया था तुम्हारा 12, तो 12 रखो तो 8 बन गया, तो 8 इधर तो प्लस प्लस 8, 1/v माइनस 1/u, ये u है, u कितना है 12, इधर इसने माइनस, इक्वल्स टू 1/f, आ गया f की वैल्यू, f आ गया। या f निकालने के लिए तुम यूज कर लो x बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, तभी भी आंसर मिलेगा, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा दिया। अब एक चीज और बचा हुआ है, दैट इज